नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया न्यूज और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। राजस्थान राइज हो रहा है। राइज होने के साथ साथ क्या वाकई में जो 20 लाख करोड़ से ज्यादा के एमओयू साइन हुए हैं, क्या ये अपने आप में एक इतिहास है? क्योंकि इतिहास कहता है कि इससे पहले भी इस तरीके की समिट्स हुई, लेकिन जमीन पर एग्जीक्यूशन नहीं हुआ। उसके पीछे की वजह कही जाती है कि सरकारें अपने चुनाव में जाने से पहले इस तरीके के समिट करती हैं, लेकिन मुख्यमंत्री वजरलाल शर्मा ने अपने कार्यकाल के पहले साल में इस समिट का आयोजन कर यह बता दिया कि हमारे पास 4 साल हैं, इसलिए उद्योगपति को घबराने की जरूरत नहीं है कि सरकार बदल सकती है, नहीं बदल सकती है। पूरे 4 साल मिलेंगे एग्जीक्यूशन के, और इसलिए राइजिंग राजस्थान समिट से सबको उम्मीद है। लेकिन इस समिट के साथ कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जो लगभग हर सेक्टर से जुड़े रहते हैं, और उन्हीं में से एक सेक्टर है एमएसएमई सेक्टर। सवाल इन सबके बीच में है कि सरकार ने बड़े बड़े उद्योगपतियों के साथ बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट किए हैं, तो क्या छोटे उद्योगपतियों की भूमिका इस राइजिंग राजस्थान समिट में उतनी ही महत्वपूर्ण रहेगी? सवाल यह भी है कि इस राइजिंग राजस्थान समिट के दौरान जो कॉन्ट्रैक्ट एमओयू के जरिए धरातल पर लाने की कोशिश की जाएगी, क्या उसके एग्जीक्यूशन के लिए अलग से टीमों का गठन किया जाएगा? ये तमाम सवाल और इन सवालों के जवाब के लिए हमारे साथ मौजूद हैं टेक्सटाइल उद्यमी के तौर पर महेश होरकर जी, हमारे साथ एमएसएमई कॉन्क्लेव के कन्वीनर महेंद्र मिश्रा जी, साथ में हमारे साथ हैं लघु उद्योग भारती की उपाध्यक्ष अंजू सिंह। अंजू जी, शुरुआत आपके साथ। सबसे पहले तो यही कि भाई लघु उद्योग भारती की एक बड़ी भूमिका इस पूरे राइजिंग राजस्थान समिट के अंदर हम देख रहे हैं, तो इसको लघु उद्योग भारती की नजर से कितना महत्वपूर्ण माने और उसके एग्जीक्यूशन और इस पूरे समिट के तौर पर कितना महत्वपूर्ण माने? सभी को नमस्कार। आपने हमें बुलाया इस चर्चा के लिए, उसके लिए धन्यवाद। जैसे कि आपने कहा, लघु उद्योग भारती के हिसाब से ये कितना इम्पोर्टेंट है। लघु उद्योग भारती लघु और मध्यम और माइक्रो उद्यमियों का संगठन है, तो क्योंकि इसमें बहुत बड़ा एक एमएसएमई कॉन्क्लेव होने वाला है जिसको लघु उद्योग भारती होस्ट कर रहा है, तो हमारे हिसाब से ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। और जैसे आपने अपने अभी बात जब शुरू की उसमें भी कहा, बड़े बड़े उद्यमियों के साथ एमओयू हो रहे हैं। कोई भी बड़ा उद्यम अगर लगे तो उसके आसपास जो एंसिलरीज लगती हैं वो सारी एमएसएमईज होती हैं, तो जितने बड़े उद्योग राजस्थान में आएंगे उनका फ़ायदा भी एमएसएमईज को होगा। तो हमारे हिसाब से, लघु उद्योग भारती के हिसाब से, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है महेंद्र मिश्रा जी, वन जिला वन प्रोडक्ट, इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं और इसकी भूमिका को आप कितना गंभीरता से ले रहे हैं? सबसे पहले फर्स्ट इंडिया न्यूज़ के सभी दर्शकों का अभिवादन। आपने बात की वन जिला वन प्रोडक्ट स्कीम की। अगर हम देखें तो इसको अगर धरातल पे लाया जाए तो इससे बढ़िया स्कीम एमएसएमई सेक्टर के लिए और भारत को जो उन्नत राष्ट्र का दर्जा दिलाने की 2047 की जो प्रधानमंत्री जी की योजना है, उसका एक अहम कारक ये बन सकता है। कारण हमारा राष्ट्र जब तक अहम नहीं हो सकता जब तक हम हर हाथ को काम नहीं दे पाएँ और हर हाथ को रोज़गार नहीं दे पाएँ, तब तक ये सपना हमारा पूरा नहीं हो सकता। गांवों से पलायन रोकने के लिए वन जिला वन प्रोडक्ट ही एकमात्र ऐसी स्कीम है जो गांवों का शहरों की तरफ पलायन रोक सकती है और हर आदमी को, हर हाथ को ये काम दे सकती है। राजस्थान सरकार ने भी इसके लिए अहम कदम की तैयारियां की है, और हम देखेंगे कि जहां जहां पर ये इस तरह का हमारे यहाँ जो आर्टिजन है, जो जिलों की विशेषता रही है, जिसकी ख्याति राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक रही है और एक्सपोर्ट में भी उनकी अहम भूमिका है, ऐसे सभी लोगों का जब वन जिला वन प्रोडक्ट के अंदर जब ये लोग चीज़ धरातल पे आएगी और इनका और ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ेगा, तो ही हम इसके सही तरीके से देखेंगे तो राष्ट्र उन्नत होगा। ठीक है अमय जी, सवाल आपसे जरा बताइए कि भाई टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर हम एमएसएमई की भूमिका क्या माने, और जो कॉन्क्लेव हो रहा है उसमें लघु और सूक्ष्म उद्योगों को क्या लाभ होने की संभावना आपकी नज़र में? मैं सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी का आभार व्यक्त करना चाहूँगा, जिन्होंने टेक्सटाइल को एक बहुत ही अच्छे तरीके से देखा है और टेक्सटाइल पॉलिसी के बारे में विचार किया है, और वो जल्दी घोषित की जाने वाली है। तो ड्राफ्ट पॉलिसी के लिए भजनलाल जी का आभार। टेक्सटाइल के बारे में बताने के पहले मैं ये बताऊं कि टेक्सटाइल एक ऐसा क्षेत्र है जो कृषि के बाद में सर्वाधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र है जी। तो टेक्सटाइल के बारे में बताने के पहले मैं ये बताऊं आपको कि ये जीनिंग, यार्न स्पिनिंग और देन वीविंग, फिर प्रोसेसिंग एंड देन मार्केटिंग और बाद में इसका गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग होता है।
तो अपने राजस्थान में इसकी प्रचुर संभावनाएं हैं, पर चूंकि लूम सेक्टर बाहर से करीब करीब 2 करोड़ मीटर कपड़ा पर डे बाहर से आ रहा है, जो बरसों से आ रहा है, जिसके बारे में माननीय भजनलाल जी ने विचार किया है। आज भीलवाड़ा तो बहुत ही विकसित क्षेत्र हो चुका है, पर पाली बालोतरा में अभी भी दिल्ली का 2 करोड़ मीटर कपड़ा बाहर से आ रहा है। तो अगर लूम सेक्टर पे थोड़ा सा फोकस किया जाए तो बहुत ये बाहर से आने से रुकेगा, तो इससे देश की पेट्रोल डीजल भी बचेगा, ट्रांजिट पीरियड भी बचेगा, और यहाँ से एक क्लस्टर डेवलपमेंट होगा। एक क्लस्टर डेवलपमेंट होगा तो काफ़ी चीज़ों पे सेविंग होके एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा। तो ये अगर रहता है, अगर लूम सेक्टर में तो अच्छी बात है सर, क्योंकि क्लस्टर डेवलपमेंट को लेकर भी बाकायदा एक पॉलिसी को लाया गया है, कल बाकायदा इसको लॉन्च किया है। तो क्लस्टर डेवलपमेंट के लिए एक बेसिकली अपने को एक टीम बना के ये देखना चाहिए। हमने प्रस्ताव भी दिया है कि बाहर से कपड़ा क्यों आता है। इसका सबसे मेजर रीजन है कि वहाँ से पर्टिकुलर पावरलूम सेक्टर में, सारे सेक्टर में नहीं, हमने प्रस्ताव दिया केवल पावरलूम सेक्टर पे अगर बिजली पे सब्सिडी दी जाती है तो यहाँ पावरलूम सेक्टर डेवलप हो सकता है। अंजू मैम, सवाल आपसे, क्योंकि इसको लेकर कई सवाल हो रहे हैं कि भाई एमएसएमई उद्यमों के लिए इनकम टैक्स में 80 IB के अंतर्गत छूट का विशेष प्रावधान था, अब उसे बंद कर दिया गया, इसका कितना असर पड़ेगा? किसी भी तरह की छूट देना और किसी भी तरह का प्रोत्साहन देना, ये सरकारें अलग अलग स्कीम लाती रहती हैं, पर प्रॉब्लम ये है कि उन स्कीमों की जानकारी क्या उद्यमियों तक पहुंचती है। सबसे बड़ा सवाल तो यही है। आज भी अगर आप पेपर लेके बैठेंगे, डॉक्यूमेंट्स में देखेंगे इतनी स्कीम्स हैं सरकार की उद्यमियों के लिए, पर अभाव किस चीज़ का है? जानकारी का। तो लघु उद्योग भारती एक ऐसा संगठन है, इस तरह के जो संगठन है वो एक आप ये कह सकते हैं पुल का काम करते हैं सरकार और उद्यमियों के बीच में, ताकि जो सरकार की स्कीम्स हैं उनके बेनिफिट एक्चुअल में उद्यमियों तक जानकारी भी पहुंचाएं और उनको बेनिफिट्स भी दिलाएं। अगर सरकार एक बेनिफिट हटाती है तो कोई और बेनिफिट देती है। अगर आप MSME में बात करेंगे, ऑलमोस्ट हर चीज़ पे बेनिफिट है। ठीक है, लेकिन महेंद्र सर, राजस्थान में उद्योगों के सामने लैंड कन्वर्जन और कनेक्टिविटी की एक बड़ी समस्या आती है। जो MSME सेक्टर से जुड़े उद्योग हैं, क्या उनके सामने भी ये समस्या है और क्या इसका समाधान खोजा गया? देखिए, ये लैंड कन्वर्जन की समस्या पहली समस्या है। किसी भी तरह का उद्योग कहीं पर भी आए, कहीं पर भी कोई निवेश आवे, सबसे पहले उसकी आवश्यकता क्या है? लैंड है। अगर लैंड हमारे पास में, इस मामले में राजस्थान भाग्यशाली है कि हमारे पास लैंड की प्रचुरता है। हमारे पास भौगोलिक दृष्टि से देखें तो भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला राज्य है, परंतु आपने जैसा इंगित किया, समस्या वही थी कि लैंड कन्वर्जन के जो नियम है, जब मैं बात करता हूं, जब तंत्र की बात करता हूं, तो तंत्र कितना सपोर्टिव है इंडस्ट्री के लिए, ये एक अहम विषय आ जाता है। लैंड कन्वर्जन अभी तक एक बहुत इस तरह से हर्डल का काम कर रहा था। एक लघु उद्योग भारती की बहुत वर्षों से एक मांग थी कि रिको क्षेत्र से लगे हुए क्षेत्र के अंदर जब उद्योग लगते थे तो पहले ये नियम था कि उसको रिको से NOC लेना अनिवार्य था, और उसकी एक फ़ीस लेकर के ही उसको रिको कन्वर्जन के लिए परमिशन देती थी। और बहुत बार ऐसा भी देखा गया है कि कन्वर्जन की परमिशन ही नहीं मिलती थी। तो ये बहुत बड़े हर्डल थी। लघु उद्योग भारती की बात को इस बार राज्य सरकार ने माना है और इस छूट से उसको बाहर किया है। लेकिन महेश सर, क्योंकि राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य है और यहाँ संसाधनों की कोई कमी नहीं है। हर दिन जब एक्सप्लोर कर रहे होते हैं तो एक नया यहाँ पर खनिज निकलता है। अब सवाल यह कि इतना कुछ होने के बावजूद औद्योगिक विकास और आर्थिक मोर्चे पर हम बिछड़ते क्यों हैं? क्यों हमारी योजना एग्जीक्यूट क्यों नहीं होती? और जो राइजिंग राजस्थान हो रहा है, क्या आपको लग रहा है इसके जरिए इस समस्या का समाधान खोजा जाएगा? आज के पहले राजस्थान को केवल रेगिस्तान ही माना गया था, जबकि वास्तविकता यह है राजस्थान में जितना प्रचुर मात्रा में खनिज है वो देश के किसी भी स्टेट में नहीं है। यहाँ पे लोएस्क है, फेल्सपार है, पोटास है, सीसा है, जस्ता है, ऑयल है, बहुत सारी स्पिनिंग्स है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। इसके बावजूद भी राजस्थान को सही से परखा नहीं गया है। इस बार भजनलाल सरकार ने जो ये देखा है, टेक्स क्षेत्र वाइज पॉलिसी लाके हर क्षेत्र पे फोकस करके जो काम किया है, ऐसा लगता है कि अब राजस्थान में काफ़ी ही विकास के पंख लग सकते हैं। MOU कितने हुए इस सेक्टर में? MOU टेक्सटाइल सेक्टर में तो करीब 4,000 करोड़ के हुए हैं। ठीक है अंजू मैम, अगर बाकी सेक्टर्स की बात की जाए तो किस सेक्टर के अंदर MOU हुए हैं, और उसमें अगर MSME सेक्टर कोई मान ले तो उसमें कितने MOUs हुए हैं? MOUs की गिनती तो रिकॉर्ड तोड़ हुई है। सोलर के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा हुए हैं, ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में हुए हैं,
एजुकेशन के क्षेत्र में हुए हैं, मार्बल और इन सब इस सब क्षेत्र में हुए हैं। वही जो राजस्थान की कुछ लिमिटेशन भी है ना कि हमारे पास जो ऑलरेडी इंडस्ट्रीज एग्जिस्टिंग हैं उन्हीं क्षेत्रों में और एमओयूज हुए हैं। एमओयूज होते हैं लेकिन औद्योगिक एटमॉस्फेयर नहीं बन पाता है। देखिए, कोई भी चीज़ को धरातल पर लाने के लिए सबसे पहले नीति की आवश्यकता होती है, नियत की होती है, फिर वित्त प्रबंधन की आवश्यकता होती है। तो भजनलाल सरकार ने पहले वर्ष के अंदर ये राइजिंग राजस्थान करके अपनी नियत दिखा दी है। सोलर आ रहा है, ये एक जो बेसिक आवश्यकता राजस्थान की है कि बिजली के माध्यम से सोलर अगर आया 2-3 साल बाद में, मुझे ऐसी उम्मीद है कि इसके सकारात्मक परिणाम आने होंगे। बिजली की कॉस्ट कम होगी और पावर कटौती कम होगी। इससे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर यकीनन बढ़ेगा। एमएसएमई सेंटर ओरिएंटेड स्कीम है। अब क्योंकि यहां तो डबल इंजन की सरकार है, तो क्या हम मानकर चलें कि एमएसएमई के जरिए ही अर्थव्यवस्था को बूस्टर डोज राजस्थान में मिलेगी और उसके लिए मैक्सिमम सपोर्ट सेंटर से होगा? एमएसएमई वो सेक्टर है जो सबसे ज्यादा रोजगार देता है। तो आप सिर्फ उद्यमियों को सपोर्ट नहीं कर रहे हो, आप पूरे के पूरे इकोसिस्टम को सपोर्ट कर रहे हो। तो ये डबल इंजन की सरकार होने का यही फायदा है कि जो स्कीम सेंटर से आ रही हैं उसमें जो सपोर्टिंग स्कीम हमें राजस्थान सरकार से चाहिए वो यहाँ मिल रही है। जैसे एमएसएमई की एक स्कीम है पीएमएस स्कीम के अंतर्गत अगर कोई उद्यमी है वो अपने बनाए हुए प्रोडक्ट को एग्जिबिट करना चाहते हैं तो उनको सेंटर की तरफ से 2 डोमेस्टिक और 1 इंटरनेशनल एग्जीबिशन के लिए फंड मिलता है। अभी इस बार की जो स्कीम राजस्थान सरकार की आई है उन्होंने 3 जो प्रदेश में लगाई जाएं, 2 जो सेंटर में मतलब प्रदेश के बाहर देश में लगाई जाएं और 1 इंटरनेशनल में भी सहयोग दिया है। तो अभी तक जो थोड़ी लिमिटेशन थी एक्सपोर्ट करने के लिए या राजस्थान का प्रोडक्ट राजस्थान के बाहर देश में बेचने के लिए, उसमें भी सरकार सहयोग करी। तो ऐसे अगर एक स्कीम पे बहुत सारी चीज़ों में बात करें तो दोनों की तरफ से सहयोग बहुत बढ़िया है अभी तक। ठीक है महेंद्र जी, मुझे प्रोग्राम क्लोज करना है लेकिन आप कुछ कहना चाह रहे हैं? अगर एमएसएमई का संरक्षण हुआ और उसको प्रोत्साहन मिला तो यकीनन भारत वापस से रीढ़ की हड्डी बनेगा, सबको रोजगार मिलेगा और रेवेन्यू आएगा। महेश जी, अंतिम सवाल, क्योंकि आप टेक्सटाइल उद्यमी हैं, एक और नीति लागू की गई, लॉन्च की गई, एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी जी, उसको आप कैसे देख रहे हैं? एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी अगर धरातल पे आती है और ये जो सब ट्रांसमिशन धरातल पर तो आ गई है, अब एग्जीक्यूशन कैसे होगा वो ये पता नहीं। ट्रांसमिशन चार्ज वगैरह में जो फैसिलिटी दे रही है सरकार, इससे निश्चित रूप से एक्सपोर्ट बढ़ेगा। इसके साथ ही मैं एक सजेशन और देना चाहूँगा कि जो 150 रुपये मीटर का कपड़ा है, अगर एमएसएमई सेक्टर इसको कन्वर्ट करता है अगर गारमेंट में, तो सर्वाधिक रोजगार, मिनिमम इन्वेस्टमेंट, फिगर इन्वेस्टमेंट का नहीं रहेगा पर रोजगार केवल 2 करोड़ के यूनिट अगर गारमेंट सेक्टर का है तो वो 1000 लोगों को रोजगार देगा। तो मेरा ये कहना है कि अगर गारमेंट सेक्टर डेवलप करके स्किल डेवलपमेंट पे जोर दिया जाए और इसको जो वर्कर है उसका रेम्यूनरेशन दिया जाए, टेक्सटाइल में अगर वैल्यू एडिशन होगा, जो 150 रुपये का कपड़ा वो सीधा 600 रुपये में जाएगा, तो ये गारमेंट की वजह से जाएगा, जिसमें बहुत बड़ा बिना इन्वेस्टमेंट के मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। मैं जी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। महेंद्र जी आपका भी और अंजू जी आपका भी शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। हमने सोचा कि एमएसएमई सेक्टर जो अपने आप में उद्योगों की रीढ़ की हड्डी है, उस रीढ़ की हड्डी की मजबूती को एक बार परख लें पैनल के जरिए, ताकि समझ में आए कि जो राइजिंग राजस्थान के जरिए राजस्थान राइज होने की दिशा में बढ़ रहा है वो कितना आगे बढ़ सकता है और उसमें एमएसएमई सेक्टर की कितनी भूमिका हो सकती है। हम बतौर राजस्थान ये दुआ करेंगे, उम्मीद करेंगे कि 20 लाख करोड़ के जो एमओयूज हो रहे हैं वो मिनिमम टाइम में जमीन पर एग्जीक्यूट हो, क्योंकि उससे मैक्सिमम अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और रोजगार के अवसर पैदा होंगे। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।